Good morning, students. So today we are going to start our next chapter of civics, chapter number 4, key elements of democratic government. Okay, and this is our lecture number 1 of this chapter. So students, actually ये जो chapter है, देखो इस chapter में नाम क्या है इस chapter का, key elements of a democratic government. So देखिए आपने जो पिछला हमने previous chapter थे, तो उस chapter के अंदर हम क्या study करके आए हैं, government के बारे में. ठीक है कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, वो क्या उसके क्या फंक्शंस होते हैं, वो हमने स्टडी किया. अब यहाँ पर जो ये चैप्टर है, चैप्टर का नेम क्या है, देखो चैप्टर का नेम में क्या आ रहा है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है. तो देखिए नाम क्या है, की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ना, उसके लिए क्या होना चाहिए. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के लिए जरूरी है. ओके, सो वो जो एलिमेंट्स हैं जो वो होनी चाहिए उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, वो इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे. ओके, तो क्लियर है इस चैप्टर का मतलब कि हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं. अब इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि जो हमारे, अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ठीक है कि हमारी कंट्री में हमारी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट, क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए. ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो उसमें होनी चाहिए, तो वो की एलिमेंट्स जो हैं हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो यहाँ पर हम जो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ये चैप्टर अभी हम एक स्टोरी से जो है एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे. देन उसके बाद आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग जो है व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या स्टडी करने जा रहे हैं. तो पहले हम एक स्टोरी को स्टडी कर लेते हैं, स्टोरी भी रीड कर लेते हैं. देन उसके बाद आपको क्लियर होगा कि वो कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए होने जरूरी हैं. ओके, सो हमारे पास ये हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. सो इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट सम ऑफ द की एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड these include people's participation in a resolution of conflicts and the इक्वालिटी एंड जस्टिस. अब ये जो चैप्टर है, ठीक है, अभी आपको मैंने बताया इस चैप्टर में आप जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, जितना भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके जो काम है, जो उसके वर्क है, ठीक है, उन वर्क्स को इफेक्ट करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे. और इनमें जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन, ठीक है, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होता है. ठीक है, जैसे कन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं, कन्फ्लिक्ट क्या, जैसे लोगों का वाद विवाद हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स आपस में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसका रेजोल्यूशन, उसका समाधान करना, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना. और साथ ही साथ इक्वालिटी और जस्टिस का जो विचार है वो भी इस चैप्टर में, इस एलिमेंट में, इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे. तो ये आपके पास देखो 3 एलिमेंट्स मेन होंगे इसके अंदर किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए. एक तो हो गया पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन. दूसरा हो गया जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स जो लोगों के बीच में वाद विवाद चलते हैं, ठीक है, उनका रेजोल्यूशन यानी कि उनको रिसोल्यूशन, उनको सोल्यूशन करना, उनको सोल्व करना. और तीसरा इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये भी एक इकोनॉमी के अंदर होना चाहिए. तो ये आपके एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट एलिमेंट है. ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास देखिए ये एक स्टोरी दी गई है. स्टोरी को हम स्टडी करते हैं पहले. सो साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री दैट हैज पीपल ऑफ सेवरल रेसेस. अब सेवरल रेसेस, अब यहाँ पर रेसेस का मतलब भागने दौड़ने वाली रेसेस नहीं है, यहाँ पर की दौड़ लगाने वाली रेसेस है. रेसेस मतलब नस्ल, ठीक है, रंग भेद. ठीक है, रेसेस होती है रंग भेद करना, नस्ल की बात करते हैं, वो रेसेस होती हैं. तो साउथ अमेरिका जो है, साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री दैट हैज पीपल ऑफ सेवरल रेसेस. अब साउथ अफ्रीका जो है वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कई सारे रेसेस के, कई सारे रंगभेद वाले लोग वहां पर रहते हैं. अब हम अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका कहाँ पर है, देखिए ये देखिए, ये आपका, आपने अभी ज्योग्राफी के चैप्टर में हम लोग अभी रिसेंटली स्टडी कर कर आए हैं. अब हमारे कंटिनेंट्स हमने स्टडी किया है ना, अभी कंटिनेंट्स, 7 कंटिनेंट्स को स्टडी किया है, जिसके अंदर हमने, हमारे पास एक कंटिनेंट कौन सा है, अफ्रीका. ठीक है, ये जैसे हमारे पास अफ्रीका, तो इस अफ्रीका में जो ये जो हमारे पास है, इसका जो सदर्न पार्ट है,
सदर्न पार्ट नीचे, तो यहाँ पर आपके पास है साउथ अफ्रीका। तो ये जो स्टोरी है ये इस जो अफ्रीका जो कंटिनेंट है उसका जो सदर्न पार्ट में जो साउथ अफ्रीका है उसकी स्टोरी बता रहा है। ठीक है, इसके साइड में ये हमारे पास क्या हो गया, इंडिया। ठीक है, सो क्लियर। सो साउथ अफ्रीका पता चल गए हैं आपको। तो ये अभी हम कंटिनेंट में हमने स्टडी भी किया है, सभी कंटिनेंट्स को हम स्टडी कर कर आए हैं। तो साउथ अफ्रीका जो है वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सेवरल रेस पीपल ऑफ सेवरल रेसेस, कई सारे रेसेस के यानी नस्ल के लोग जो हैं ये यहाँ पर रहते हैं। सो देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, वाइट who came from came there to settle, and Indians who came as laborer and traders। अब यहाँ पर देखिए साउथ अफ्रीका के अंदर एक तो यहाँ पर रहते हैं ब्लैक पीपल। ब्लैक पीपल यानी कि जो साउथ अफ्रीका के नेटिव्स हैं, जो वहीं के जन्मे हुए लोग हैं, नेटिव्स हैं, वो हो गए ब्लैक पीपल। ठीक है, ब्लैक पीपल का मतलब क्या हुआ, उनका रंग कैसा होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, दूसरे यहाँ पर कौन रहते हैं, व्हाइट। व्हाइट कौन, जैसे कि ब्रिटेन वगैरह से जो आए और यहाँ पर आकर बस गए, सेटल हो गए, तो वो हो गए व्हाइट। तो व्हाइट पीपल भी यहाँ पर रहते हैं। और एक तीसरे हो गए हमारे यहाँ पर कलर्ड पीपल। कौन से कलर पीपल, मतलब जैसे इंडियंस जो ना तो व्हाइट है ना ही ब्लैक है, वो कैसे होते हैं, उनका कलर कैसा होता है, विटिस्ट कलर होता है। तो इंडियंस, ठीक है, जो कहाँ जो किस रूप में आए हैं, देखो तो व्हाइट के वो आए यहाँ पर सेटल होने के लिए, जो इंडियंस हैं वो यहाँ पर किस रूप में आए थे, एक लेबरर्स और ट्रेडर्स के रूप में। ठीक है, यहाँ पर लेबर के रूप में आए काम करने के लिए, या फिर वो व्यापारी बनकर यहाँ पर आए। तो इस तरीके से साउथ अफ्रीका में अलग अलग रेसेस के लोग जो है, सेवरल रेसेस के लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ पर स्टोरी लेते हैं माया नायडू की। Okay, Maya Naidu, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg। अब यहाँ पर जोहान्सबर्ग में एक 11 years old गर्ल है। ठीक है, वो यहाँ पर ये क्या है, साउथ अफ्रीकन गर्ल है, माया नायडू। वो उसकी स्टोरी ये है, और उसकी स्टोरी के बारे में बता रहे हैं कि वो हेल्पिंग हर मदर क्लियर अप हर ओल्ड बॉक्सेस, शी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। अब ये जो माया नायडू है, जो 11 साल की है, और ये यहाँ कहाँ पर रह रही है, ये साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में के एक जोहान्सबर्ग एक टाउन है, वहां पर ये रहती है। और ये एक दिन क्या कर रही है, एक दिन ये अपनी मदर के साथ जो पुराने बॉक्सेस हैं उनकी सफाई करने में अपनी मदर की हेल्प कर रही थी। तो क्या हुआ जब हेल्प कर रही थी, यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर क्या था, इस बॉक्स में उसने कुछ स्क्रैप बुक इसे मिली, फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर। ठीक है, मतलब पिक्चर्स के साथ और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के साथ एक स्क्रैप बुक उसे मिली। एंड देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ अ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 years of age। When she asked her mother who the boy was, she was told he was called हेक्टर पीटरसन। अब जब वो उनको देख रही थी, उस स्क्रैप बुक को देख रही थी, ठीक है, तो उस स्क्रैप बुक में एक ना, मतलब उसको काफी सारे लोग जैसे दिख रहे थे। तो उसमें एक ना 15 इयर्स के स्कूल जाने वाले बॉय की बहुत सारी फोटोज थी उस स्क्रैप बुक के अंदर। ठीक है, तो काफी सारी फोटोज थी उसकी। कितने साल का था वो, 15 साल का लड़का। ठीक है, तो माया ने जब उस बॉय के बारे में अपनी मदर से पूछा, तो उसे पता चला कि उसका नाम क्या था, उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। ओके, हेक्टर पीटरसन उसका नाम था। सो he had been shot by the police। Maya was shocked why she asked। माया ने अपनी मदर से पूछा कि ये बॉय कौन है। ठीक है, तो माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा, तो उसे पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन है, और उसे पुलिस ने गोली मार दी थी, उसको शूट कर दिया था। तो माया वो शॉक्ड, माया जो थी बहुत, एकदम से उसको झटका लगा, एकदम से वो शॉक्ड हो गई। और वाई शी आस्क्ड, उसने अपनी मदर से पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसे शूट कर दिया गया। So her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws। apartheid laws क्या होते हैं, जो रंग भेद वाली कानून होते हैं।
क्योंकि वो क्या वही उसकी मदद ने बताया कि पहले टाइम में क्या था, जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट किसके द्वारा चलती थी, अपार्टाइड लॉ यानी लॉज यानी कि रंग भेद वाले नियमों के ऊपर ये चला करती थी। उस टाइम पर रंग भेद वाली जो नियम थे वो चलते थे। जो व्हाइट लोग होते थे उनको सुपीरियर माना जाता था और ब्लैक लोग जो होते थे उनको इंफीरियर माना जाता था, उनको कुछ नहीं समझा जाता था। तो यहाँ पर रंग भेद वाली जो नीति थी वो उस टाइम पर चल रही थी। एंड यहाँ पर अपार्टाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। अपार्टाइड मीन क्या हो गया कि रेस के बेसिस के ऊपर, रेस मतलब रंग, रंग के आधार के ऊपर सेपरेट कर देना लोगों को। तो साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू व्हाइट, ब्लैक। ठीक है, जो साउथ अफ्रीकन पीपल थे उनको किस में डिवाइड कर दिया गया था, व्हाइट, ब्लैक और इंडियंस एंड द कलर्ड रेसेस। ठीक है, एक तो क्या हो गए, ब्लैक हो गए, एक व्हाइट में, एक कलर यानी जो हमारे इंडियंस हैं। ठीक है, इंडियंस और कलर्ड रेसेस। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर। मिंगल मतलब आपस में एक दूसरे से मिलना। ठीक है, एक दूसरे से मिलना। सो दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर, टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटीज। अब यहाँ पर जब इन्हें जो है उनके रंग के आधार पर वहां पर डिवीजन कर दिया गया, ठीक है, उनको बांट दिया गया अलग अलग रेस के अंदर। तो वहां के जो लॉज थे उसके मुताबिक जो व्हाइट, ब्लैक, इंडियन और जितनी भी दूसरे और जितनी भी दूसरी और रेसेस थी उनको एक दूसरे से क्या करना, संबंध बनाने की भी इजाजत नहीं थी। एक दूसरे से मिल के साथ रहने की, एक दूसरे से मिलने की, इवन की वो जो फैसिलिटीज थी वहाँ, वो जो कॉमन फैसिलिटीज थी वो भी, कॉमन फैसिलिटीज भी वहां पर नहीं थी कि सभी फैसिलिटीज जो है वो सभी के सभी यूज कर सकते हैं, वो भी उनको इजाजत उस कानून के द्वारा नहीं थी। ठीक है, तो सबको एक दूसरे से ना मिलना होता था, ना एक दूसरे के साथ बात करनी होती थी, और ना ही एक दूसरे जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी वो भी सबके लिए एक जैसी नहीं थी। सो माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। माया को ना अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि वो ऐसा भी कुछ हुआ करता था, क्योंकि माया जो थी ना, वो जब माया जो है इस टाइम पर साउथ अफ्रीका में जब रह रही थी तो वो एक इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका में रह रही है इस टाइम पर। तो इस टाइम पर तो अब वो वाले लॉज नहीं है, सभी इक्वल है यहाँ पर, सभी के साथ एक जैसा बिहेव किया जाता है, सभी से इक्वालिटी है वहां पर। तो माया को ये विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी उस टाइम पर हुआ करता। So Maya could not believe her ear. Maya's mother sounded angry when she spoke about life under the apartheid. She told Maya that in those days hospitals were separate, and so were ambulances. And ambulances mean for white people would always be full equipped, while one mean for black people was not. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और वो क्या कह रही है यहाँ पर कि यहाँ पर वो कहती है कि माया को ना, एक तो वही जैसे आपको बताया कि माया को एक तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ ये सुनकर। ठीक है, दूसरा जो ये अपार्टाइड लॉज थे यानी जो ये रंग भेद वाले कानून थे, इसके बेस पर जिस तरह की लाइफ थी उसके बारे में बताते हुए माया की जो मदर है उसकी आवाज में बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो मतलब ये ना साउंडेड एंग्री कि उसकी आवाज में बहुत गुस्सा था जब वो इस बारे में बता रही थी माया को। तो उन्होंने बताया कि जो व्हाइट और ब्लैक लोग हैं उनके हॉस्पिटल्स भी अलग थे। उस टाइम पर हॉस्पिटल्स भी अलग हुआ करते थे, और व्हाइट लोगों के लिए जो हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस हुआ करती थी वो जरूरत के सामानों से मतलब पूरी इक्विप्ड, क्या होता है, पूरी तरीके से सुसज्जित होना, मतलब कि उसके अंदर हर एक फैसिलिटीज थी उन एम्बुलेंसेस के अंदर, जो व्हाइट के लिए हुआ करती थी, जो श्वेत लोगों के लिए, गोरे लोगों के लिए हुआ करती थी। जबकि जो ब्लैक लोग होते थे, ब्लैक लोग होते थे, उनके लिए जो एम्बुलेंस होती थी उनमें ऐसी कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी। ओके, सो देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस। इवन की वहां पर जो ट्रेन और बसेस चला करती थी वो भी ब्लैक एंड व्हाइट के लिए अलग अलग हुआ करती थी। इवन द बस स्टॉप वर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड व्हाइट। और बस स्टॉप जो थे
ठीक है, बस स्टॉप थे वो भी ब्लैक और व्हाइट पीपल के लिए अलग अलग हुआ करती थी। तो इतना ज्यादा रंग भेद जो था उस टाइम पर वो हुआ करता था। ठीक है, सो नाउ नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। और जो नॉन वाइट मतलब वही ब्लैक लोग जो हुआ करते थे, ब्लैक पीपल थे, उनको वोट देने का भी राइट नहीं था। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल। उस कंट्री की जो बेस्ट लैंड हुआ करती थी, सबसे बढ़िया लैंड होती थी, वो किसके लिए रिजर्व की हुई थी? वाइट पीपल के लिए। एंड नॉन वाइट हैड टू लिव ऑन द रोस्ट अवेलेबल लैंड। जबकि जो ब्लैक लोग हुआ करते थे उनको खेती करने के लिए सबसे घटिया जमीन, जो रोस्ट अवेलेबल लैंड हुआ करती थी एग्रीकल्चर के लिए, वो उनको दी जाती थी। ठीक है, वो ऐसी लैंड पर रहते थे और ऐसी ही लैंड पर वो एग्रीकल्चर का काम किया करते थे। और जो सबसे बेस्ट लैंड होती थी वो किसके लिए रिजर्व की हुई थी उस टाइम पर? व्हाइट के लिए। सो दस ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर टू बी इक्वल टू व्हाइट। तो इस तरीके से जो ब्लैक और कलर्ड पीपल हुआ करते थे उनको व्हाइट के कंपेरेटिवली, मतलब उनको जो गोरे लोग होते थे उनके जैसी इक्वालिटी उनको नहीं थी, उनको उनके इक्वल नहीं समझा जाता था। ठीक है, जो उनके आपस में उनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव हुआ करता था। So one black township was the southwestern township Soweto. So यहाँ पर जो साउथ वेस्टर्न का जो एक टाउनशिप जो हिस्सा था उसमें एक शहर था सोवेटो। ठीक है, हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर एंड ही एंड हिज क्लासमेट्स जॉइंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकांस लैंग्वेज इन स्कूल। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी कि उस टाइम पर क्या था कि जब हमने कहा कि यहाँ पर सबके लिए अलग अलग रूल्स थे, लॉज थे, तो एक लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो स्कूल्स थे, स्कूल्स के अंदर भी बड़ा इफेक्ट पड़ा उनके लॉ का। उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो स्कूल्स होते थे उन स्कूल्स में जो ये अफ्रीकन लोग होते थे, साउथ अफ्रीकन लोग होते थे, इनको अफ्रीकन लैंग्वेज पढ़ने के लिए कंपेल किया जाता था कि उनको उनको क्या सीखनी है? अफ्रीकन लैंग्वेज। जबकि जो ये पीपल थे, इन लोगों की जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी? जुलू। इनकी अपनी जो लैंग्वेज थी, लोकल लैंग्वेज, वो क्या थी? जुलू। तो ये लोग जो थे, ये अफ्रीकन लैंग्वेज जो है वो सीखना नहीं चाहते थे। उनको ये था कि जब वो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो अपनी ही लैंग्वेज के अंदर, जो उनकी जुलू लैंग्वेज थी, उसमें वो स्टडी करें। लेकिन उनको कंपेल किया जा रहा था कि वो अफ्रीकन लैंग्वेज को पढ़े स्कूल के अंदर भी। तो इसीलिए प्रोटेस्ट किया गया इसके अगेंस्ट, इस लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें कि एक कौन थे? ये थे हेक्टर पीटरसन। जो अब देखते हैं कि हेक्टर पीटरसन को कैसे शूट किया गया, क्योंकि उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट किया था इस लॉ के अगेंस्ट। सो वो ये कह रहे हैं कि हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर, जो इस सोवेटो के अंदर जो है हेक्टर पीटरसन रहा करते थे। and he and his classmates joined the protest against learning the African language in school. ठीक है, तो जो पीटरसन थे और जितने भी उसके जो और क्लासमेट्स थे, उन्होंने वहां पर जो अफ्रीकन लैंग्वेज है, ठीक है, तो वहां के जो व्हाइट पीपल हैं अफ्रीकन लैंग्वेज बोलते थे, और हेक्टर और स्कूल के जितने भी दूसरे स्टूडेंट्स थे वो इस लैंग्वेज को सीखने के लिए को कंपेल किया जा रहा था, उनके ऊपर जोर डाला जा रहा था कि वो उस अफ्रीकन लैंग्वेज को सीखे। सो दिस वाज द लैंग्वेज दैट द व्हाइट स्पोक। ये वो लैंग्वेज थी जो ये व्हाइट लोग बोलते थे। सो हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज, बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू। ओके, उनकी अपनी लैंग्वेज क्या थी? जुलू। ओके, जबकि जो ये हमारे जो वो पीटरसन थे और जो और थे वो अपनी ही लैंग्वेज जुलू को सीखना चाहते थे। सो द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द पीटरसन मार्सिलेसली एंड शूट एट द क्राउड। तो अब क्या हुआ? हेक्टर और उसके जितने भी क्लासमेट थे उनके साथ मिलकर अफ्रीकन सीखने इस मतलब जैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके अगेंस्ट। सो साउथ अफ्रीका के जो पुलिस थी उसने इस विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ पीटा। ठीक है, मर्सीलेसली मतलब बेरहमी के साथ, क्रूरता के साथ, बहुत ही बेरहमी के साथ उनको पीटा। और क्राउड पर उन्होंने क्या करा? उन्होंने गोलियां चलाने
एंड शूट एट द क्राउड, उन्होंने क्राउड पर, भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सो वन ऑफ देयर बुलेट किल्ड हेक्टर, उन्हीं में से एक बुलेट जो है वो हेक्टर को लग गई और हेक्टर उस बुलेट के लगते ही मर गया। सो दिस वाज ऑन 16 जून 1976। सो ये जो घटना थी ये कब की घटना है? 16 जून 1976 की घटना ये बता रही है। किसकी मदर? माया, माया की मदर जो है वो उसको ये जो है 16 जून 1976 की स्टोरी बता रही है, घटना बता रही है। Okay, so the African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid, and their most well-known leader Nelson Mandela fought the apartheid system for several years. अब जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और उनके जो जाने माने नेता थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने इस अपार्टाइड, इस रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रगल किया, ठीक है। एंड फाइनली दे सक्सीडेड, एंड इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन व्हिच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसीडर्ड इक्वल। और लास्ट में फाइनली 1994 में उन्हें सक्सेस मिली और साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। तब से सभी जो रेसेस के जो लोग हैं, सभी प्रजातियों के जो लोग हैं, उनको इक्वल माना जाने लगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे इंडिया में कौन किसके अगेंस्ट लगे थे? महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी को मेन माना जाता है, हालांकि उनके साथ और भी बहुत से लीडर्स थे जो जिन्होंने हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट करने में अपना योगदान दिया, लेकिन मेन जो उसमें है महात्मा गांधी। तो साउथ अफ्रीका में कौन थे? नेल्सन मंडेला, जो कि इस के अगेंस्ट जो है वो लड़े और उन्होंने सक्सेस भी हासिल की। तो 1994 में वो सक्सेसफुल हो गए इस चीज के अंदर, फाइनली वो सक्सेस हो गए और वो एक साउथ अफ्रीका है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। अब देखो इस स्टोरी से हमें क्या क्लियर होता है? तो मैंने कहा था कि पहले हम एक स्टोरी देखते हैं और उस स्टोरी से हमें यहाँ पर क्लियर होगा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए क्या मेन इंपॉर्टेंट की एलिमेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? लोगों का पार्टिसिपेशन। क्लियर, लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है कि अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर कुछ लोगों जो हैं, कुछ लोग तो काफी कुछ लोग जैसे व्हाइट पीपल थे, व्हाइट पीपल को लॉ के अकॉर्डिंग सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड थी, ठीक है। लेकिन जो ब्लैक पीपल होते थे, जो कलर पीपल थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन वाली सी पॉलिसी अपनाई हुई थी। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए किस चीज का होना जरूरी है? सभी लोगों के पार्टिसिपेशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दिस स्टडी इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर के अंदर अब क्या स्टडी करेंगे? हम इस चैप्टर में पहला करेंगे स्टडी पार्टिसिपेशन। जो की एलिमेंट है गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, वो क्या है? सबसे पहले क्या होना चाहिए? लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उस पार्टिसिपेशन की स्टडी करेंगे। देन लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ साथ और भी अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेशन का मतलब जैसे कि हमें पता है कि आज के टाइम में जो हमारी पब्लिक है, ठीक है, हम लोग हैं, वो इलेक्शन के अंदर वोट के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि पावर किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में, क्योंकि लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ही क्या करते हैं? कंट्री को चलाते हैं। और अगर वो लोगों के हिसाब से उस कंट्री को नहीं चलाते तो 5 इयर्स के लिए वो बनती है गवर्नमेंट। सो 5 इयर्स के बाद अगर लोगों को लगता है कि उन्होंने लोगों की जो उम्मीदें थी, ठीक है, जिनके बेस के ऊपर उन्होंने क्या किया था, उसे उसे गवर्नमेंट में वो लेकर आए थे, तो वो 5 साल के बाद उस गवर्नमेंट को गिरा देते हैं। तो मेन पावर किसकी होगी? लोगों की होगी। लोगों का पार्टिसिपेशन हर चीज में हो गया। अब इसके अलावा और भी ऐसे कौन से और दूसरे वेज हैं जिसके जिसके थ्रू लोग अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं? सो अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, और वो दूसरे और कौन से तरीके हैं जिसमें लोग अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, वो स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। देन नीड टू रिजॉल्व
कॉन्फ्लिक्ट, जो आपस में, अब एक हमें पता है हमारी कंट्री क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है जिसके अंदर इतने लैंग्वेज के लोग रहते हैं, तो सिंपल सी बात है कॉन्फ्लिक्ट्स होने बहुत जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे वहां पर, लोगों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, वाद विवाद होंगे, तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा वो बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है इसका, इक्वालिटी एंड जस्टिस। सो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जरूरी है कि वहां पर इक्वालिटी एंड जस्टिस हो। जैसे हमने अभी स्टोरी में क्या स्टडी किया, स्टोरी में हमने देखा कि इक्वालिटी नहीं थी, इक्वल नहीं थे सभी के सभी। वाइट पीपल जो थे उनको सभी जो फैसिलिटीज थी वो उनको प्रोवाइड थी। ठीक है, जो भी जस्टिस होता, जस्टिस नहीं था। जो ब्लैक पीपल होते थे, कलर पीपल होते थे, उनको जो है उनको किसी भी तरह की कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं थी, उनके साथ जस्टिस नहीं होता था। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के होने के लिए एक जरूरी है कि वहां पर इक्वालिटी के साथ, इक्वालिटी एंड जस्टिस, देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलती है। इस इकोनॉमी के अंदर इक्वालिटी होगी, इक्वालिटी कब होगी, जब वहां पर जस्टिस होगा, और जहां जस्टिस है वहां ऑटोमेटिकली इक्वालिटी आ जाएगी। तो इक्वालिटी और जस्टिस दोनों जो है बहुत जरूरी है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब सबसे पहला जो टॉपिक है पार्टिसिपेशन। So let us now try to understand what a democratic government means to all of us. Okay, so first is participation. Participation के बारे में स्टडी करते हैं। So why do we have regular election? अब हम यहाँ पर हम देखते हैं कि इकोनॉमी के अंदर रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, हर 5 इयर्स के बाद इलेक्शन होते हैं। तो इन रेगुलर इलेक्शन की क्यों जरूरत होती है? व्हाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन? क्यों रेगुलर इलेक्शंस होते हैं? And you have already read in the previous chapter that people make the decision in a democracy. ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में आप पढ़कर आ चुके हो कि लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेक द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी के अंदर जो है, एक डेमोक्रेसी के अंदर लोग डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन किसे अपना लीडर चुनना है। ठीक है, कौन उनके गवर्नमेंट को चलाएगा, किस तरीके से डिसीजन लिए जाएंगे। तो सभी डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं? लोगों के द्वारा। यानी लोगों के हाथों में ही क्या होती है? पावर होती है। सो थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर टू रिप्रेजेंट देम। सो अब वो ऐसा पावर कैसे होंगी? क्योंकि वो क्या करते हैं, ये जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वे इलेक्शंस में वोटिंग के थ्रू, वोट देकर, वोटिंग के थ्रू क्या करते हैं, लीडर को चुनते हैं। ठीक है, जो उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे आगे। वो इलेक्शन में वोटिंग के थ्रू लोगों को अपना लीडर के रूप में चुनते हैं, जो कि आगे क्या करेंगे, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको वो इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं, वो इनके बिहाफ पर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब ये उन्होंने सोचना है कि वो डिसीजन कैसे लें, वो उनके बिहाफ पर, लोगों के बिहाफ पर डिसीजन ले रहे हैं। अगर वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिससे लोग नाखुश हों, लोगों को वो उम्मीद ना हो, तो लोग क्या कर सकते हैं, लोग जब 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स जब अगेन इलेक्शंस होंगे, तो लोग उस गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं। सो इन डूइंग सो इट इज अज्यूम दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइसेस एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल। तो ये मानकर चला जाता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डिसीजन लेते वक्त लोगों की जो नीड्स हैं, लोगों की जो जरूरतें हैं, और लोगों की जो डिमांड है, ठीक है, जो उनके मांगे होती हैं, उनको ध्यान में रखेंगे। तो ये मानकर चला जाता है कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव, जो लीडर उन्होंने चुने हैं, जब भी वो कोई डिसीजन लेंगे, तो वो लोगों की जो नीड्स होती हैं, लोगों की जो डिमांड्स होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लेंगे। ओके, सो ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड। अब सबको पता है, आप सब जानते हैं ना, यू नो ऑल, कि द गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड। कि यू ऑल नो दैट कि गवर्नमेंट जो होती है वो एक फिक्स पीरियड के लिए चुनी जाती है, इलेक्टेड होती है। इन इंडिया दिस पीरियड इज 5 ईयर। इंडिया के अंदर ये पीरियड कौन सा है? 5 इयर्स का पीरियड है। ओके, सो वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पर 5 साल के लिए वो चुनी जाती है। तो एक बार चुने जाने के बाद गवर्नमेंट 5 इयर्स तक क्या करती है, उस इकोनॉमी पे, उस कंट्री पर
राज करती है, उसको गवर्न करती है, उस कंट्री को चलाती है 5 पीरियड के लिए, सॉरी 5 years के लिए. If they want to continue to be in power, then they have to be re-elected by people. और अगर गवर्नमेंट जो है, ठीक है, मतलब अब वो 5 साल के लिए बन गई है, अगर गवर्नमेंट का फिर से उसको पावर में बने रहना है, ठीक है, तो बने रहने के लिए ये जरूरी है कि जब लोग, मतलब कि ये जरूरी है, अगर मान लो कि वो ये चाहती है कि भाई वो बार बार उसी को ही चुना जाए, उसे ही चुना जाए, तो ये जरूरी है कि वो लोगों के मुताबिक काम करे, लोगों की नीड्स को देखते हुए, लोगों की डिमांड्स को देखते हुए उनके अकॉर्डिंग काम करे, तभी लोग क्या करेंगे, जो आफ्टर 5 years वो उसे दोबारा से गवर्नमेंट को लाएंगे. जैसे कि आज के टाइम पर जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो हमारी चल रही है, बीजेपी की चल रही है, तो बीजेपी अब क्या हो रहा है, पहले 5 years के लिए उसने काम किया, अब क्योंकि वो गवर्नमेंट, अब लोगों को ये लगा कि वो हमारे लिए बेस्ट काम कर रही है, तो वो फिर से उसको क्या लेकर आई, रूलिंग में लेकर आई, फिर से उसको पावर में लेकर आई. लेकिन अगर उनको आगे ऐसा लगा कि नहीं, बीजेपी जो है वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, जो हम चाह रहे थे वो नहीं मिल रहा है, तो वो ये हो सकता है कि जब 5 years उसके अब आगे और कंप्लीट होंगे तो वो उसे गिरा दे. तो ये लोगों के हाथों में होता है. तो किसी भी गवर्नमेंट को अगर पावर में रहना है तो उनको लोगों के अकॉर्डिंग चलना होगा. तो दिस इज अ मूवमेंट when people can sense their power in a democracy. In this way, the power of the government gets limited by the regular election. ओके, सो अब यहाँ पर क्या है, इलेक्शन का टाइम लोगों के लिए वो घड़ी होती है, वो टाइम है जब वे डेमोक्रेसी में अपनी पावर को फील करते हैं. ये वो इलेक्शन का टाइम, जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो लोग उस टाइम पर ऐसा फील करते हैं कि वो पावर जो है ना, मतलब एक पावर सारी उन्हीं के हाथ में है. ठीक है, तो इस तरह से जो एक जो ये रेगुलर होती है, ये रेगुलर इलेक्शंस हैं, ये होने से लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल बना रहता है. क्योंकि यहाँ पर वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, मतलब कि इलेक्शन के टाइम पर लोगों को ये फील होता है उस टाइम पर कि हम ही पावर में है. तो एक तरीके से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, लोगों के हाथ में पावर होती है, लोग जिसे चाहे पावर में रख सकते हैं और जिसे चाहे पावर से गिरा सकते हैं. ठीक है, और पार्टी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के पार्टिसिपेशन जो है, ये जो पार्टिसिपेशन है, ये एक मेन एलिमेंट है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का. क्योंकि अगर पार्टिसिपेशन ना हो लोगों का, तो क्या होगा, जो रूलिंग पार्टी होगी, वो क्या करेगी, वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगी, वो लोगों की जरूरतों को अपने माइंड में नहीं रखेगी, वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम करेगी. क्योंकि उसे पता है कि वो लोगों के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं करेगी, तो वो उसका एक जो पीरियड है, रूलिंग पार्टी का पीरियड है, वो एक फिक्स पीरियड है, 5 years का पीरियड है. अगर वो उन्होंने 5 years के पीरियड में लोगों के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम नहीं किया, तो 5 years के बाद उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको पावर से हटा दिया जाएगा. तो ये एक क्या हो गया, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का की एलिमेंट क्या हुआ, पार्टिसिपेशन. ओके स्टूडेंट्स, so yes, so now I think it's enough now, so that's all for today. Have a good day.